आज का डेट क्या हो गया? आज का डेट 3 तारीख है ना आज। जी। हाँ, ठीक है, ये हमारा हो गया। आज हो गया हमारा 3 मई 2025। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जितना एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया है ना, रॉलेट एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, सारा एक्ट को एक जगह रख लेना है। दूसरा कि जितना भी मिशन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, यानी तो क्रिप्स मिशन, जितना भी है उसका एक ही जगह क्या कर लेना है, डिटेल को रख लेना है। तो अब देखो, ये कोई बता सकता है क्या इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है, इसका क्या परिणाम हुआ? भारत क्या था तब? 1859 में ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश था तो वो भारत को लूटने के लिए ब्रिटेन वाला जो कानून बनाया था वह कैसा था? शोषण वाला था। शोषण वाला कानून था, तो इसमें लूट कई जगह हुआ। उसमें बार बार देखना है, एक चीज और है, बगान मालिक, यानी कि जो चाय की जो खेती होती थी, नील की खेती और कॉफी की जो खेती होती थी, उसको सस्ते पे यहाँ पर उत्पादन कराता था। मजदूर को काफी कठोर नियम में बांध कर मजदूरी करवाता था, और विदेश में अच्छा जाकर पैसा से क्या करता था, बेच देता था। तो ये जो भी करता था, तो हमको इतिहास बताता है कि ब्रिटेन वाला, ब्रिटिश वाला, ये क्या बनाता था, कानून बनाता था। क्या बनाता था? कानून। और कानून को किताब पर लिख करके छपवा करके पब्लिक को बोलता था कि देखो, ये तो किताब में लिखा हुआ बात है, तो गलत कैसे हो सकता है? तो यह लिखा हुआ बात है, इसीलिए हम लोग ऐसा सा यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वह कानून की आड़ में ही गलत काम किया करता था, वह शोषण किया करता था। 1 मिनट। हेलो। हाँ, प्रणाम भैया, बोलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, जाके दिखा लेंगे, हाँ। हम्म, कहाँ नहीं, हम चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है। ठीक। अब देखना है हम। तो ये जो अब हमारा अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम है, यानी कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, वो अब क्या कह रहा है उसको देखना है। तो यह एक्ट मुख्य रूप से आदिवासी के लिए था, और दलित समुदाय के जो श्रमिक है उसको एम करके बनाया गया था। इस एक्ट का क्या विशेषता और इसका प्रभाव क्या पड़ा, सबसे पहले देखो कि इसका पृष्ठभूमि, कि क्यों इस एक्ट को लाना पड़ा। कौन सा एक्ट है हमारा? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। तो हम लोग देखते हैं कि 1857 में विद्रोह हो गया। तो जब विद्रोह हो गया तो उसको एक साल बाद क्या किया, विद्रोह को कुचल दिया गया। कुचल दिया गया, लेकिन एक और परिणाम हुआ कि ब्रिटिश भारत में जो शासन है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन में चला गया। ब्रिटिश का साम्राज्य, ब्रिटिश का ताज, ब्रिटिश का ताज में गया। तो अब ब्रिटिश की सरकार क्या समझी? ब्रिटिश की सरकार सोची कि यहाँ जो बगान में चाय की होती है, कॉफी की जो खेती होती है, वह तभी तक हम लोग अच्छे से कमा पाएंगे जब यहाँ हमारा लेबर क्या रहे, सस्ता रहे। औने पौने दाम पे हम खूब काम करवाएं और अपना मुनाफा को बढ़ाएं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या उसको चाहिए था, एक एक्ट चाहिए था। दूसरा, श्रम की कमी थी। दूर दराज के बगान में काम करने के लिए लोग स्वेच्छा से नहीं जाते थे। अधिकतर चाय की खेती पहाड़ी इलाका में होगी, तो लोग मैदानी इलाका में ना घर बना लेगा। कोई पहाड़ का चोटी पे घर थोड़ी बनाएगा। आप किसी को पहाड़ का चोटी पे खेती करना है, तो मैदानी इलाका से आदमी को ले जाए, पहाड़ का चोटी में चढ़ाए, फिर डेली उतारे। तो वह ये ऐसे भी कठिन काम का था, वह अपनी मर्जी से नहीं होता था। तो ये लोग अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, तो यहाँ श्रम का, लेबर का कमी हो गया। लेबर का कमी हो गया, उसको पूरा करने के लिए इसको जरूरत हुआ कि हम एक ऐसा कानून बनाते हैं जिस कानून का डर दिखाकर लोगों को वहां पे हम लोग ले जा सके। अब देखो, तुम्हारे इमिग्रेशन एक्ट का क्या क्या प्रावधान था। सबसे पहला था तुम्हारा बंधुआ श्रम। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी लेबर है उसको एग्रीमेंट के तहत बांध दिया गया कि हम एग्रीमेंट कर चुके हैं और आपको जो सब यहाँ ऐसा ही काम करना है। वे बिना मालिक की अनुमति के बागान छोड़कर नहीं जा सकते थे। अगर भी मालिक उसको अनुमति दिया है तभी बगान छोड़कर जाएगा। अगर वो मालिक उसको अनुमति नहीं दिया है तो वह बगान छोड़कर नहीं जाएगा। तुम लोग इधर लैपटॉप के पीछे आ जाओ, क्योंकि लाइट ही कट गया है। अटेंडेंस वाला ले लेते हैं, जो लोग अटेंडेंस में हो उसको ये वाला नोट्स दे देंगे, लेकिन कहाँ है अटेंडेंस का? 5 ही लोग है ना।
अब भागने पर सजा। अगर भी मजदूर जो है सो कोई भी मजदूर भागना चाह रहा है और वह पकड़ में आ गया, तो उसमें जुर्माना लगाया जाता था, या उससे क्या होती थी, जेल की सजा होती थी। साथ ही साथ तीसरा इसका देखो प्रावधान कितना खतरनाक है, पारिवारिक शोषण का। यानी कि मजदूर का जो परिवार है, उसको भी बगान में काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। अगर किसी का हस्बैंड ये वाला एग्रीमेंट किया है, तो उसके घर में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसको भी काम करने के लिए मजबूर कर देगा कि नहीं, तेरा हस्बैंड एग्रीमेंट किया है, तो इतना काम हमारा बच रहा है, तो चलो तुम लोग सबको मिलकर किया करो इसको। अब देखो इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका प्रभाव पड़ा कि इससे परिस्थिति हमारी कैसी हो गई, गुलामों जैसी हो गई। क्यों गुलामों जैसी हो गई? क्योंकि मजदूरों के साथ में कोई भी मानवता नहीं दिखाया गया, उसको अमानवीय परिस्थिति में रहने दिया गया। दूसरा, उसको मजदूरी कैसा दिया जाता था, एकदम से एकदम न्यूनतम। और उसको शारीरिक शोषण का भी क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। दूसरा प्रभाव क्या हुआ? दूसरा प्रभाव हुआ कि वैसा जगह जहां पर आदिवासी लोग ज्यादा रहा करते थे, वैसा जगह जहाँ पर आदिवासी क्या थे, संख्या में ज्यादा थे, उनका भरपूर शोषण हुआ। जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी है, झारखंड में आदिवासी है, उड़ीसा में आदिवासी है। तो इन राज्यों के जो आदिवासी है, उसको बहलाया फुसलाया और जबरदस्ती चाय का बगान में ले गया, खूब खटवाता था, खूब खेती करता था। अब सामाजिक विखंडन, ये तीसरा प्रभाव है। कैसे प्रभाव है? जो पारंपरिक जीवन शैली है, जैसे आदिवासी लोग जंगल के अंदर में रहते थे, उनका अलग कल्चर था, प्रकृति के बीच में रहा करते थे, उनको जंगल से उठाकर कहाँ ले गया, चाय का बगान में ले गया, तो उनका संस्कृति क्या हो गई, खत्म हो गई, उनका जीवन शैली क्या हुआ, खत्म हो गया, उनका जो समुदाय है वो क्या हो गया, विघटित हो गया। ये प्रभाव पड़ा हमारा। अब इसका विरोध देखते हैं और इसका समाप्ति देखते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जो राष्ट्रवादी नेता थे और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, इसने इस अधिनियम की क्या की, निंदा की। और 1920 के दशक में श्रम कानून में क्या हुआ, सुधार हुआ। और धीरे धीरे इसका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। आप बैठो, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। आज डॉक्टर के यहाँ जाएंगे जल्दी से चेकअप कराने के लिए, तो मुझे ये वाला नोट्स दे देंगे, तब तक यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और फिर यही वाला तो बैठ के लिखना, जब तक लिखेंगे। आज टेस्ट का क्वेश्चन रेडी नहीं करना है, टेस्ट का मैसेज दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया इन लोगों का। और अब इसका इतिहास में क्या महत्व है कि ये जो अधिनियम जो लाया था ब्रिटेन का जो साम्राज्य है, वह विभाजन और शासन की नीति का क्या है, उदाहरण है। कैसे विभाजन है, आदिवासी लोग जंगल में ले रह रहा, उसको उठाकर कहाँ ले गया, चाय बगान में ले गया। अपना आर्थिक लाभ कमाने के लिए उन लोगों को जो स्थानीय समुदाय है उसका बहुत शोषण किया। यह औपनिवेशिक श्रम व्यवस्था की क्रूरता को भी दिखाया है। तो जब भारत आजाद हो गया, तो भारत में जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 है, उसको लाने के लिए यही वाला अधिनियम का ही क्या पड़ा। देख देख करके जो परिणाम था, करे भैया ये लोग ब्रिटेन वाला ऐसा कटवाया था, तो इसीलिए हम लोग बंधुआ मजदूरी को उन्मूलन कर देते हैं। तो 1976 में जो कानून बना, उसका बीज क्या क्या, क्या पड़ गया था, ये वाला हमारा बीज पड़ गया था, ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। पहला वाला खत्म हो गया, तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है, किताब से देख देख करके बनाया है वो एक्ट, बाकी डिटेल तो हम कहीं से और लिए हैं। अब दूसरा देखो, ये वाला हम लोग पहले भी कर चुके थे, लेकिन आज एक्ट एक्ट कर रख रहे हैं स्लाइड, तो आज सारा एक्ट को ही जो एनसीईआरटी में मेंशन वो रख लिया है। भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यही वाला काला है, अंग्रेजी हिंदी दोनों रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है ना। भारत सरकार अधिनियम और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत बार एग्जाम में आएगा। तो देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 है। तो इससे ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला जो है, उसका मकसद क्या है? संविधान में सुधार करना। अब इसी को मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये होमवर्क दिए थे तुम लोग को, दिए थे, कर नहीं देते। अच्छा, इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, वह भारतीयों को सीमित स्वशासन का क्या था, अधिकार देना था, और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भारतीयों की निष्ठा को बनाए रखना था। 1857 में जब विद्रोह हुआ और जब शासन व्यवस्था, जब ब्रिटिश राज अपने अधीन ले लिया, तो वह सोचा कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन जो बढ़ रहा है, उसको किसी तरह से क्या करें, कुचल डाले। हम ऐसा संविधान में सुधार करें कि भारत का लोग आजादी नहीं मांगे, शांति से रहे, और और ब्रिटेन का राजा रानी को ही क्या माने, अपना राजा और रानी। इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 है। और एग्जाम में दोनों चीज पूछेगा,
पूछेगा मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार क्या है, तो मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला भी यही है, दोनों का यही चीज है। इसको लाया था मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड, इसीलिए इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार। इसका देखते हैं बैकग्राउंड से क्यों ऐसा जरूरत पड़ा। तो प्रथम इसका तीन बैकग्राउंड अभी तक निकाले हमने। कितना बैकग्राउंड? तीन बैकग्राउंड कि मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार क्या 1919 का हमारा भारत सरकार अधिनियम कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण था। तो तीन कारण मेन मेन था। पहला कारण क्या हुआ कि पहला जब वर्ल्ड वार हुआ तो वर्ल्ड वार में क्या हुआ ना कि ब्रिटेन वाला क्या किया, भारत को भी शामिल कर दिया। और भारतीय वाला भी सोचा कि वर्ल्ड वार में लड़ाकर हम लोग जीत जाएंगे तो हमको ब्रिटेन से क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। तो भारत का जो लोग है वह ब्रिटिश सरकार का क्या किया, समर्थन किया। अब बदले में बोला क्या कि तुम हमको क्या देना, स्वशासन देना। यानी कि देखो अभी आजादी का बात नहीं किया, अभी डोमिनियन स्टेटस का बात किया है। डोमिनियन स्टेटस का चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ऑनलाइन में किए थे। तुम लोग को डोमिनियन स्टेटस का हुआ है जी क्लास यहाँ पे? तुम लोग म्यूट करके, कौन जवाब देगा? आरती, डोमिनियन स्टेटस का हुआ है डिस्कस क्लास में या रायमुनी? हुआ है शायद सर, हमको इतना कंफर्म नहीं। ठीक है, हुआ तो था, यहाँ हुआ हुआ है, था। हुआ है सर। हाँ ठीक है, तो दोबारा हुआ चर्चा है नहीं सर। करते। तो तुम्हारा प्रथम विश्व युद्ध में ये लोग बोला कि हम लड़ाई में भाग लेंगे और बदले में हमको डोमिनियन स्टेटस दे देना। तो उसके बाद में जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म कब हुआ था बताना जरा? 1918 में खत्म हुआ है। तो खत्म हुआ है तो 1918 हम्म। में खत्म होने के बाद में भारत का आदमी लड़ाई किया था ना। तो लड़ाई खत्म हुआ तो बोला क्या हम्म। कि हमको दे दो, हमको जो हम चाहिए। तो मॉन्टेग्यू जो है से घोषणा पत्र को जारी किया है। उसमें क्या था कि तत्कालीन भारत के जो सचिव है, क्या नाम है उसका, एडविन मॉन्टेग्यू। उसने क्रमिक स्वशासन यानी कि तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस का बात तो किया, लेकिन क्रमिक का मतलब है कि किसी को छत पे चढ़ना है तो एक आदमी जो है तो सीढ़ी से ही नहीं चढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि दौड़ते हवा में कूद करके चला जाएगा छत पे। तो ये बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप देंगे। और तीसरा देखो इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं, तीसरा बैकग्राउंड कि क्यों इसका जरूरत पड़ा। तो पहला तेरा वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो भारत वाला बोला कि हमको दे दो। दूसरा क्या बोला कि मॉन्टेग्यू बोला आ गया, एडविन मॉन्टेग्यू बोला हम तुमको सीढ़ी दर सीढ़ी दे देंगे। और इसी बीच तीसरा हमारा कारण क्या था कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन में होम रूल लीग हम लोग कर चुके हैं, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, ये लोग पूरे भारत में क्या थे, एक जन आंदोलन छेड़ दिए थे। तो इसके दबाव में ब्रिटिश की सरकार जो है तो सुधार के लिए क्या हो गई, मंजूर हो गई। तो तुम्हारा यहाँ पे होम रूल का भी भूमिका है और तुम्हारा एनी बेसेंट लोकमान्य का भी क्या हमारा भूमिका है। तो तीन कारण था जिसके कारण मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की स्थिति उत्पन्न हुई। क्या 1919 का भारत शासन अधिनियम वाला। और इंग्लिश वाला याद रख लेना, इंग्लिश वाला क्या बोले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब देखो, अब यहाँ से आता है तुम्हारा क्या 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 प्रमुख प्रावधान है इसमें। इसमें 1919 वाला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम। यहाँ पे तुम्हारा द्वैध शासन यानी कि डीआरसी, पता नहीं ऐसा तुम लोग पढ़ाए हैं क्या जी ये वाले? अच्छा ठीक है। तो द्वैध शासन हो चुका है। तो द्वैध शासन का इसमें प्रावधान किया गया था। द्वैध शासन का मतलब क्या था बता सकते हो? तुम्हारा एक तो संसद रहेगा ब्रिटेन वाला में और एक तुम्हारा रहेगा यहाँ भारत वाला में। असल जो शक्ति रहेगा वो मेन में तुम्हारा क्या रहेगा, ब्रिटेन वाला में रहेगा। जैसा अभी हम लोग संघ सूची और राज्य सूची देखते हैं ना, कि राज्य सूची का काम राज्य देखेगा, संघ सूची का काम संघ, और संवती सूची तो दोनों देखेगा। ब्रिटेन वाला बोला था द्वैध शासन में भारत वाला चीज भारत देखेगा और बढ़िया बढ़िया चीज वाला वो देखेगा। तो सब क्या दिया था मालूम है? बोला था कि मच्छरदानी घर में कौन लगाएगा, इसका नियम तय करने का कौन, भारत वाला। और बोल रहा था कि तेरे घर का सोना जो है सो कौन बेचेगा, तो इसका नियम तय करेगा कौन, अंग्रेज। माने कि जिसमें कुछ भी आमदनी नहीं है उसका शासन कौन करेगा, भारत। और जिसमें पूरा आमदनी उसका शासन कौन करेगा, ब्रिटेन। यही होगा द्वैध शासन हो गया। और अगला है हमारा इसमें केंद्रीय मंडल का व्यवस्था था। आज जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि जाना है, नोट्स दे देंगे जो जो अटेंड किए हो। तीसरा हमारा प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार था और चौथा हमारा क्या है, भारतीयों की भागीदारी है। इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसका क्या क्या आलोचना हुआ है। तो देखो सीमित स्वशासन कंट्रोल तो दिया है, लेकिन उसमें वित्त और अधिकारों का क्या था, अभाव था। जब परिणाम हम लोग क्या देखते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ, तो ये जो हत्याकांड हुआ तो ये जो अधिनियम है इसका प्रयोग क्या किया गया, भारत की जनता को दबाने के लिए। तो यह बोला क्या कि ये तो हमको अधिकार नहीं दे रहा है, लॉलीपॉप की जगह हमको क्या दे रहा है, डंडा दे रहा है, तो इसको दमन माना गया।
और बाद में राष्ट्रवादी की प्रतिक्रिया हो गई, गांधी जी और कांग्रेस क्या बोले कि ये तो निराशाजनक है, तुमको तो अधूरा दे रहे हो। और इसी का परिणाम में 1920 में असहयोग आंदोलन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। यानी कि असहयोग आंदोलन किसके प्रतिक्रिया में जन्मा, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रतिक्रिया में क्या है, असहयोग आंदोलन। क्या तेरे से पूछेगा कि 1919 का जो तुम्हारा है वो भारत शासन अधिनियम वाला, उसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम भैया अगले साल असहयोग आंदोलन हो गया। और यही सही देखो, वो लोग क्या कर रहा था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया, मुसलमान को, सिख को, अन्य समाज समुदाय के लिए अलग अलग ये कर दिया। अच्छा देखो इतिहास में इसका क्या महत्व है। तो यह अधिनियम तो असफल रहा था, लेकिन इसी को देखते हुए फिर एक लाया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो दोनों में अंतर है, खाली लोग जानते हो क्या याद रखता है, भारत सरकार अधिनियम। ये भूल जाएगा कि 1935 है कि 1919 है। तो 1919 वाला क्या होगा, क्या होगा, चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, संविधान सुधार। वो क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त के बाद लॉलीपॉप देने के लिए किया गया था। 1919 वाला लॉलीपॉप की जगह कुछ और दे दिया, तो तुरंत 1920 में असहयोग हुआ। और असहयोग हुआ तो असहयोग वाला भी ब्रिटेन का नाक में दम किया ना भाई, तो उसको लॉलीपॉप देने के लिए फिर भारत सरकार अधिनियम लाई, लेकिन वो क्या लाया 1935 में। इस बार ब्रिटेन वाला क्या किया, थोड़ा सा बात इसका माना है। तो इसका इतिहास में क्या महत्व है, तो 1935 का जो जन्म हुआ अधिनियम का, इसी का फलस्वरूप जन्म हुआ। दूसरा क्या है कि इसने भारतीय राजनीति में जो जनता है उसकी भागीदारी क्या किया, बढ़ा दिया। और भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम उसको क्या कर दिया, तीव्र कर दिया। और इसी अधिनियम से हमको पता चल रहा है, इतिहास में पता चलता है कि भारत ब्रिटेन की सरकार फूट डाल और शासन करों के तहत हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख में लड़ाई क्या कर चुकी थी, लड़वा चुकी थी, समाज को क्या कर चुके थे, बांट चुके थे। तो निष्कर्ष में आते हैं कि 1919 का अधिनियम जो है वह ब्रिटिश सरकार की एक दोगली नीति थी, जो भारतीयों को संतुष्ट करने के साथ साथ उन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती थी। हालांकि इसने भारतीय राष्ट्रवादियों को यह एहसास दिलाया कि ब्रिटिश सरकार से अधिकारों की उम्मीद करना क्या है, व्यर्थ है, जिससे पूर्ण स्वराज की मांग मजबूत हुई। क्रिप्स मिशन, तुम लोग को बोलते थे होमवर्क करो, होमवर्क करो, है ना, करना चाहिए था, कर लेना चाहिए था ना। क्रिप्स मिशन ये आज एक दो चीज छूट गया है, बाद में जो छूटा है उसको जोड़ देंगे, अभी दे देते हैं सही में, काम चला बैठ गया, अभी हम जाएंगे हॉस्पिटल, तो यहाँ रुकना होगा तो रुक के पढ़ना, घर जाना होगा तो घर जाकर पढ़ना, जैसा भी करना। क्रिप्स मिशन देखो, तो क्रिप्स मिशन कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेना यहाँ। क्रिप्स मिशन तुम्हारा 1942 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत की स्वतंत्रता की मांग को क्या है, संतुलित करना। यानी कि बोल रहा है कि काम करो, लॉलीपॉप देंगे, आजादी आजादी मांगता है ना, डोमिनियन का दे देंगे स्टेटस, राजा रानी रहेगा ब्रिटेन का, और हम अपना शासन करते ही रहेंगे। तो क्रिप्स मिशन का क्या था भैया, तो स्वतंत्रता मांग को संतुलित करने और ब्रिटिश युद्ध प्रयास में, यानी कि ब्रिटेन वाला जब भी किसी विदेश में जाकर हमला करे तो वहां भारत का आर्मी लड़ने के लिए जाए, इसके लिए ब्रिटेन का सरकार क्या किया, एक कमेटी बनाया। बोला कि तुम ऐसा ऐसा कुछ फुसला करके इसको लॉलीपॉप बांटो कि भारत में आजादी की मांग ठंडा हो जाए, उसका राजा रानी ब्रिटेन का साम्राज्य रहे, और जब भी हम विदेश में लड़ाई झगड़ा करें तो भारतीय लोग मेरे तरफ से लड़ने के लिए जाए। तो इस मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये कौन थे, ब्रिटेन के जो लेबर पार्टी है उसके नेता थे और मंत्री थे। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा, क्रिप्स मिशन पड़ा। यह मिशन क्या रहा, असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नए राजनीतिक उथल पुथल को क्या दिया, जन्म दे दिया। पृष्ठभूमि में आ जाओ, सबसे इसका पृष्ठभूमि में फिर से अभी हम लोग दिन पे चर्चा करेंगे, बाकी डिटेल बात कभी देखा जाएगा। सबसे पहले 1942 तक ब्रिटेन क्या था, लड़ाई में फंसा हुआ था। लड़ाई में फंसा हुआ था, ब्रिटेन का क्षेत्रफल छोटा है तो जनसंख्या छोटा है, भारत विशाल क्षेत्रफल विशाल जनसंख्या है। इसके सैनिक मरने से डरते थे, तो सोचते थे हम एशिया वालों को पहले मरवा लें। तो युद्ध का मोर्चा में इसको कैसा चाहिए था, उपनिवेश से उठाए गए मजदूर चाहिए था, कि गोली वो खाए और दुश्मन का गोली गोली जब खत्म हो जाएगा ना, तब हम लोग पीछे से आगे बढ़ेंगे। तो इसको इसको परेशान कौन किया, जापान। यूरोप वाला एशिया को हीन नजर से देखता था, और एशिया में जो जापान है ना, वो बोला कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, तुमको हम सबक सिखाएंगे। और वास्तव में जापान सारे यूरोपियन से क्या था, श्रेष्ठ था। तो जापान सारे यूरोपियन को हरा करके अंग्रेज को भी हरा दिया, अंग्रेज को हरा दिया। और उस समय में जो बर्मा है वो भारत में ही पहले था, तो वह बर्मा तक पहुंच गया।
तो जब बर्मा तक पहुंचा तो अंग्रेज लोग भाग को क्या बोला कि जापान ज्यादा बदमाश है, वो अगर आ जाएगा ना तो ज्यादा वो सताएगा। और भारत का नेता क्या बोला, बोला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग बोला है कि दोनों बोला कि हम आपको लड़ाई में साथ तो देंगे, मेरा आदमी लड़ेगा, लेकिन बदले में हमको अब क्या चाहिए, स्वतंत्रता, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता, स्टेटस के बाद नहीं रही। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल है, वो बोला कि सुनो भाई, अभी तो हम तुमको आजादी नहीं देंगे, एक काम करो, युद्ध में मेरा साथ दे दो, जापानी से हमको मुक्ति दिलवा दो, बाद में हम तुमको क्या दे देंगे, साथ तेरा दे देंगे। वो वादा किया, और वादा किया तो वादा के रूप में जिसको भेजा वही क्या नाम, क्रिप्स मिशन कहलाया। इसका पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, पीछे प्रियंका समझ में आ रहा है। ये वाला पढ़ करके आ जाना, कल मान लो रट्टा ले लेना। अच्छा, क्रिप्स मिशन का मुख्य बिंदु क्या था, तो क्रिप्स मिशन का मुख्य बिंदु में बोल दिया था कि ठीक है, लड़ाई जब खत्म हो जाएगा तो हम जो है सो क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे या पूर्ण आजादी नहीं देंगे। तो बोला कि ब्रिटेन वाला क्या करेगा कि जितना अपना गुलाम को रखा है उसको एक राष्ट्रमंडल बना देगा, और राष्ट्रमंडल के तहत उसको क्या देगा, एक अलग से आजादी देगा, लेकिन उसका मालिक कौन रहेगा, ब्रिटेन का राजा और रानी, वह कहलाएगा डोमिनियन स्टेटस। और दूसरा बोला कि जैसी लड़ाई खत्म होगा ना वैसे हम क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, और संविधान सभा में जो लोग आपका ईसाई, पंजाबी, मुसलमान, हिंदू, जो लोग का नेता आएगा, वो अपना जनता के आधार पर क्या करेगा, एक नियम बनाएगा, उसी नियम के तहत जो है सो आप अपना शासन करिएगा। ये होगा। तीसरा क्या है कि हाँ, जहां जहां जो प्रांत है हम उसको ऐसा दे देंगे अधिकार कि वह चाहेगा तो अलग भी आपसे हो सकता है। तो प्रांत का अलग होने का अधिकार, यानी कोई भी जो प्रांत है वह चाहेगा कि देखो भारतीय संघ से अलग हो करके क्या हो जाए, अपना अलग से संविधान बना ले, ऐसा हो सकता है। तो इसके पीछे क्या था, वह चाहता था कि पाकिस्तान जो है एक अलग देश बन जाए, ये क्रिप्स मिशन। और चौथा तेरा पॉइंट क्या है कि यह जब तक युद्ध जो लड़ाई हो रहा है वर्ल्ड वार, तब तक सारा का सारा जो निर्णय है वह कौन लेगा, ब्रिटिश की वायसराय के हाथ में रहेगा, भारत अभी अपना निर्णय नहीं लेगा। ये तो मुख्य बिंदु है। तो ये तो फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, कांग्रेस वाला आपत्ति जताया, बोला कि तुम अभी लड़ेगा और बाद में आजादी देगा, पहले तो दिया नहीं, इसलिए हम ये वाला बात क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। और दूसरा बोला कि सारा अधिकार जब तक वायसराय के पास रहेगा, तो वायसराय अगर रहिए जाएगा मालिक, तो फिर हमको थोड़ी मालिक बनाएगा, हम तो नाम मात्र का मालिक रहेंगे। और तीसरा है कि प्रांत को अगर अलग होने का आजादी दे रहा है, तो उससे क्या होगा, देश का विभाजन होगा, देश का विभाजन होगा। अब मुस्लिम लीग की असहमति देखते हैं। मुस्लिम लीग जो है वह स्पष्ट मान्यता नहीं होने से मुस्लिम लीग भी प्रस्ताव क्या किया, खारिज कर दिया। और ब्रिटेन के प्रति क्या था, भरोसा किसी को नहीं था। बोला क्या कि जो है सो यह एक चेक दे रहा है जिसमें पैसा तो है ही नहीं, और वह बाउंस कर जाएगा, ये ऐसा चेक है। तो अब क्रिप्स मिशन का प्रतिक्रिया में क्या निकला, भारत छोड़ो आंदोलन। बोला कि सारे के सारे लोग भारत को छोड़ दो। दूसरा कि इसी का प्रतिक्रिया में हिंदू मुसलमान में क्या हुआ, लड़ाई दंगा होने लगा। देखना, प्रांत का अलग होने का प्रस्ताव जब मुस्लिम लीग ने दिया तो पाकिस्तान की मजबूती मिली कि नहीं, हमारा देश अलग होगा। और इसी का दुष्प्रभाव में ब्रिटेन पे क्या पड़ा, दबाव पड़ा कि भैया अब तो भारतीय लोग जो सो आधा सजा से संतुष्ट नहीं होगा। इतिहास में क्या रहा भाई, तो क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटिश सरकार का अंतिम प्रमुख प्रयास था कि भारत को गुलाम बना के अपना क्या करे, शासन करे। लेकिन यह क्या हुआ, पूरी तरह से विफल हो गया। और विफल हो गया और ब्रिटेन के प्रति पता चला कि यह नैतिक का बात करता है, लेकिन नैतिकता यह दिखाता नहीं है। इसलिए अब हमको आजादी की लड़ाई क्या करनी चाहिए, तेज करनी चाहिए। और यही जो मिशन है, यह भारत को और पाकिस्तान को अलग अलग बांटने का एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, निष्कर्ष निकलता है कि क्रिप्स मिशन जो है, ब्रिटेन का जो साम्राज्य है, ब्रिटेन का साम्राज्य की व्यावहारिक मजबूरियों और भारतीय आकांक्षाओं के बीच असंतुलन था। क्योंकि ब्रिटेन का साम्राज्य चाहता था कि हमको जो सो भारत को गुलाम बना करके रखे रहना है, लेकिन वह सक्षम नहीं हो रहा था। वर्ल्ड वार की लड़ाई में से बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, पैसा भी खर्चा हो गया था, अब उसको भारत पे शासन करने के लिए किसी का सहायता का जरूरत था। तो वह मजबूर हो रहा था ब्रिटेन। और भारत वाला जो है, भारत का जितना उम्मीद था कि हमको पूरा आजादी दे दो, ये तो आजादी दे ही नहीं रहा है। तो नहीं दे रहा था, इसमें क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, निराशा हुआ। तो निराशा हुआ तो यहाँ पे क्या फैला, गुस्सा फैल गया। इससे साबित हो गया है
कि ब्रिटेन वाला अब उसमें इतना ताकत नहीं है कि भारत को गुलाम बनाना चाह सके। जब इतना समझ गया कि कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने क्या करा, एक और आंदोलन छोड़ दिया 1942 वाला में। और नतीजा सही में हम लोग देखते हैं, 1947 तक भारत क्या हुआ, आजाद हो गया। ये तो हो गया। अभी तुम्हारे पास में कैबिनेट मिशन वाला, तो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, सीक्वेंस सबको याद रख लेना, याद रखना। ये सब काम करो तुम, ये काम तुम लोगों का था, ये वाला सभी के पास में। हाँ, ये तो हम तुम लोग को होमवर्क दे कर नहीं रही थी, तो हम सोचे चलो आज कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन, अब देखो क्रिप्स मिशन हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया, तुमने लैपटॉप को ही देखा लाइन ग्रुप कट रहा है, समझे। ऐसे भी वीडियो तो दे ही देंगे, जो लोग लड़की लोग प्रेजेंट है उसको नोट्स भी दे देंगे। अब कैबिनेट मिशन 1946 में आया है। तो भारत सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए और संवैधानिक ढांचा तय करने के लिए भेजा गया एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। कैबिनेट मिशन का ही गठन क्या था, भारत को क्या देना, आजादी देना। इससे पहले जितना भी मिशन था वो भारत को गुलाम बनाए रखने का मिशन था। लेकिन कैबिनेट मिशन भारत करके बनाया थे, ठीक है तो क्या कर रहे हैं, आजादी दे रहे हैं। तो इसमें ब्रिटेन का 3 मंत्री नेतृत्व कर रहा था। क्या, पहला लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, वह भारत सचिव था। दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, वह व्यापारी मंडल का अध्यक्ष था। और तीसरा क्या, एवी अलेक्जेंडर, वह नौसेना का मंत्री था। ये तीनों इसका क्या था, मिला हुआ था इसका टीम में। ये जो मिशन है वह भारत की एकता को बनाए रखते हुए भारत को आजादी कैसे दिया जाए उसका प्लान बना रहा था। भारत का एकता भी रहे और भारत हमारा आजाद भी हो जाए। तो वह कोशिश किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में क्या करे, दोस्ती कर ले। लेकिन दोस्ती क्या नहीं हो पाया, असफल हुआ। जब असफल रहा तो बोला ठीक है, मुसलमान को अलग देश बना दो, हिंदुस्तान को अलग देश बना दो, यहाँ से विभाजन आ रहा है तुम्हारा। पृष्ठभूमि में देखते हैं कि कैसा आया है। तो 1945 में दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जापान वाला ब्रिटेन को इतना मार मार के खुदाया, इतना मार मार के खुदाया कि बेचारा अब इसके पास में कोई भी शक्ति नहीं था कि दूसरे को हम क्या करें, गुलाम बना सके। वह एकदम रोने के हालत में था कि कौन हमको बचाएगा जब भारत वाला भी हम पे हमला करेगा। तो जब रोने का कंडीशन में था तो वह क्या किया, तो आजादी देने के लिए मजबूर हो गया। तीसरा है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान भी एक दूसरे को क्या करे, लड़े पड़े। कांग्रेस चाहता था कि संयुक्त भारत रहे और ये बोलता था कि हमारा पाकिस्तान अलग रहे। और लॉर्ड वेवेल की योजना विफलता देखो, 1945 में जो वायसराय जो वेवेल है, वह एक प्रस्ताव रखा था क्या, शिमला सम्मेलन। वह अगर सफल हो जाता तो विभाजन नहीं होता। तो शिमला सम्मेलन तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद से क्या करना, करके दिखाना। करके क्या करना, दिखाना है ना। जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने क्या किया, कैबिनेट मिशन भेजा। तो ये वाला नाम याद रखना, क्लीमेंट एटली, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये जो तुम्हारा कैबिनेट मिशन है वो 16 मई 1946 को, डेट सच में आता है, डेट फेट ये वाला कैबिनेट का याद रखना। सबसे पहले तो 3 स्तर संघीय ढांचा का प्रस्ताव दिया। तो 3 संघीय ढांचा में बोला कि जो जो हमारा पहला वाला स्तर है वह कौन है, केंद्र सरकार। यह रक्षा का काम देखेगा, विदेश का काम देखेगा और संचार का काम है। दूसरा स्तर बोला है प्रांतों का समूह। तो प्रांतों का समूह में बोला कि जहां पर हिंदू ज्यादा है ना, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, इसको ग्रुप ए में डालो। किसमें डालो, ग्रुप ए में, यानी यहाँ खाली हिंदू हिंदू है। और बोला जहाँ मुसलमान है, जैसे पंजाब है, सिंध है, ये देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये फ्रंट है, यानी कि तुम्हारा उधर कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, जो क्या बोलते हैं उधर का, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जहाँ तालिबान से सटा हुआ जो बॉर्डर है अभी वर्तमान पाकिस्तान का, जो बलूचिस्तान हो गया। ये क्या हुआ, बलूचिस्तान बोला कि क्या है, इसको ग्रुप बी में डालो। क्या डालो, ग्रुप बी में। और ग्रुप सी में बोल रहा है कि खाली बंगाल को क्या डालो और असम को डाल दो। ठीक है, ये तो दूसरा स्तर हो गया। और तीसरा स्तर बोल रहा है ना कि हमको प्रांत में भी क्या बनाना चाहिए, सरकार बनाना चाहिए। और बदमाशी क्या किया, बोला कि हर एक जो ग्रुप है ना वह अपना मर्जी से संविधान बनाएगा। यानी ग्रुप में हिंदू वाला है तो वह राम जी को क्या बोल बोल देगा, धार्मिक, तो राजकीय धर्म को बोल दे। और इधर बोल रहा है कि जो पंजाबी पंजाबी है वह पंजाबी धर्म को राजकीय घोषित कर दे, इस्लाम को राजकीय घोषित कर दे, बंगाल को बंगाली घोषित कर दे, असम का असम। मतलब सोचो इसका प्लान कैसा था कि टुकड़े टुकड़े में बांटना था। एनसीईआरटी में तो उतना डिटेल में नहीं ना देगा।
यहाँ तो समझा, समझ में आ रहा है ना, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। यह वैसा ही है कि एक बाप को चार बेटा है बोलो, तो चारों बेटा को यह ऐसा आजादी देना है कि जैसी तेरा शादी होगा ना, तो तुम अपना घर में ताला लगा सकता है ना, और अपना किचन को अलग कर सकता है। तेरा मर्जी, जो तुम खाएगा, जो तुम नहीं खाएगा, दूसरे को तुम वो खिला नहीं सकता है। तो एक घर के अंदर ही हड़िया को अलग करना था ये। और बोलता क्या कि प्रत्येक ग्रुप का अपना संविधान है, ये तो हो गया। अब इसी को देखते हुए संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। तो देखो, जहर तो पहले से बो दिया है, तो फसल कैसा होगा, जहरीला नहीं होगा। तो जो उसके तहत जो प्रांत है और जो रियासत है, उसमें से 389 सदस्य वाली एक संविधान सभा क्या है, बनाई जाएगी। इसमें सीटों का बंटवारा कैसा होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा। ये कल भी बोले थे ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और वही मुद्दा अभी भी चल रहा है। देखो अभी संसद में बीजेपी बोल दिया ना कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। तो ये वाला हिस्ट्री जो पढ़ा रहेगा वही ना अप टू डेट समझेगा नॉलेज को। और तीसरा होगा अंतरिम सरकार, कि स्वतंत्रता तक एक अंतरिम सरकार बनेगी जिसमें भारतीय नेता क्या होंगे, शामिल होंगे, लेकिन वायसराय का ही नियंत्रण बना हुआ रहेगा। जाहिर सा बात था कि कैबिनेट मिशन में क्या होना था, फेल होना था। तो कांग्रेस इसमें आपत्ति जताया, बोला कि आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कर रहे हैं, यानी कि एक घर में अलग अलग हड़िया बना रहे हैं। ये तो हम आपको कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो अलग अलग यानी टुकड़ा में बांट रहे हैं। और बोला है कि जो अंतरिम सरकार बनेगी ना, उसमें वायसराय को वीटो का अधिकार देगा, कि जिसकी मर्जी है ना उसी को वीटो करके उसी को सत्ता क्या करेगा, वह सौंप देगा। यानी कि ऐसा था, खोखला हस्तांतरण था। इधर मुस्लिम लीग भी क्या बोला, मुस्लिम लीग बोला क्या, कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग करने लगा, जिसको मिशन ने क्या किया, खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया, तो मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 में क्या बोला, डायरेक्ट एक्शन टे, यानी जाओ और मार डालो। तो वहां से सांप्रदायिक हिंसा भड़क गया। अब ब्रिटेन वाला दुविधा में हो गया, इधर हिंदू भी मार रहा है, इधर मुसलमान भी मार रहा है। तो क्या क्या कि कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया। नहीं तो कितना ये लोग छोटा है, पहले से लड़वा रहा है क्या, हड़िया अलग कर लेना, राशन अलग कर लेना। अगर लड़ पड़ा ये लोग, तो कह रहा है काम करो ना, दोस्ती कर लो ना आपस में। अरे ये दोस्ती करेगा तो बोलता हम तो मजबूरी में बांट दे, मतलब ये बांटने ही आया था ये कैबिनेट मिशन। प्रभाव क्या हुआ, कि देखो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का क्या हुआ, गठन लिया हुआ। तो गठन में कांग्रेस क्या हुआ, भाग लिया। लेकिन लीग ने बाद में इसमें शामिल हो गया, और यह क्या बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान का मांग करने लगा। यह संविधान सभा का कार्य में देखते हैं कि 1946 में संविधान सभा की क्या हुआ, पहली बैठक हुई। ये बार बार देखने में आता भी है। लेकिन मुस्लिम लीग इसका क्या किया, बहिष्कार कर दिया। जब बहिष्कार कर दिया, तो अब जो है सो सोचा कि अब तो वक्त का बंटवारा होगा। तो कैबिनेट मिशन जो है, कि विफलता के बाद माउंट बेटन योजना, अब ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, लिख कर लाना कि माउंट बेटन योजना क्या था। जैसे देखो, ये सब नहीं ना एनसीईआरटी में दिया है, ये वाला खुद से देखो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। तो इतना डिटेल में हम तुमको होमवर्क दे रहे, करा रहे हैं, कब, क्योंकि तुम्हारा आगे फायदा हो। लेकिन नहीं कर रही हो तो बहुत सारा चीज तुम्हारा छोड़ भी दे रहे हैं। जैसे ये होमवर्क तुम्हारा 4 दिन पहले का था। तबियत अगर अच्छा रहता तो आज हम टेस्ट ले लिए होते, और ये वाला तुम्हारा होमवर्क हमेशा के लिए नहीं होता। तो अभी तुमको हम एक होमवर्क दिए हैं और एक होमवर्क दिए हैं। कौन सा दिए हैं, माउंटबेटन योजना, कहाँ चला गया वो। ये होमवर्क है माउंटबेटन, उसको पढ़ करके आना। पढ़ के आना तो तुमको क्या होगा, इसमें डिटेल वाला हम लोग करा देंगे। तो माउंटबेटन योजना क्या है, तो माउंटबेटन योजना लाया है, जिसको भारत और पाकिस्तान विभाजन को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो अब देखो इसका क्या महत्व है भैया इतिहास में, कि कैबिनेट मिशन जो है सो अखंड भारत के लिए ब्रिटिश सरकार का अंतिम प्रयास था। ये किताबी भाषा है, ये दिखावटी है, क्योंकि तुम हड़िया अलग करा रहे हो और पूरे परिवार तुम्हारा संयुक्त रहेगा। मतलब ऐसा पंच को तुम घर पे बुला लो कि तेरा 4 बेटा में विवाद है, और एक ऐसा पंच आया है समाधान के लिए। अपन चारों बेटा को बोल दे, काम करो ना, अपना दरवाजा ना अलग कर लो। तुम पूरब से निकलना, तुम पश्चिम से निकलना, और हड़िया भी अलग कर लो। और ना तुम अपना चाहे तो मुर्गा बनाएगा, ये तो चाहेगा तो खाली मछली बनाएगा, किसी को देना नहीं, किसी को देना नहीं। और बोला कि एक प्रांत होगा, चाहेगा तो सच में घर से उठाकर दूसरा घर भी बना सकता है ना, अलग हो सकता है। और लास्ट में लड़ाई होगा तो बोलता है कि समझौता करें। यानी कि ये कुछ नहीं था, ये भारत को खंड खंड करने के लिए ही क्या था, कैबिनेट मिशन है। लेकिन वह दिखा क्या रहा है कि हम आपको अखंड रखना चाह रहे हैं, लेकिन लड़ गए हो आप लोग तो आपको खंड कर दिए। इसने भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ का काम किया, जिससे विभाजन से अनिवार्य हो गया। और संविधान सभा का जो गठन हुआ, उसी से भारत में संविधान का क्या पड़ा, नींव पड़ी। और यही संविधान तुम्हारा 1950 में क्या हुआ, लागू हुआ। ये वाला भी तुम लोग को एक होमवर्क दिए थे ना, कि
असल आजादी 1947 में मिला है कि 1950 में मिला, लिख कर बोले तो लाने के लिए, इसका जवाब बता दिए थे। अब निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। तो निष्कर्ष देखते हैं कि कैबिनेट मिशन की योजना जो है वह एक जटिल समझौते का प्रयास थी, लेकिन वह हिंदू मुसलमान को लड़वाने का ही योजना था। और ब्रिटेन जो अपना नीति बनाया था वह इतना दुर्बल नीति बनाया था ताकि भारत टुकड़े टुकड़े में क्या हो जाए, बढ़ जाए। परिणाम में भारत अलग हो गया और पाकिस्तान हमारा अलग। पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था। भारत में रहने वाले दो भाई जो है सो दो राष्ट्र के रूप में अलग हो गए। रहने वाले दो भाई दो, क्योंकि हमारे यहाँ मुगल शासन किया है, तो हिंदू मुसलमान साथ रहा कि नहीं रहा। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मंगल पांडे विद्रोह किया, तो जितना सारा हिंदू का सैनिक था सब तो बादशाह को ही बनाया ना अपना, वो क्या नाम था उसका, इंजीनियर बहादुर शाह जफर को बनाया ना अपना वो। तो भाई जैसा रहा है। तो ये वाला चीज तुम्हारा आज का क्लास क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। जो होमवर्क दिए हैं वो लोग होमवर्क कर लेना, क्वेश्चन हम उधर से अगर टाइप करेंगे तो संडे मंडे को भेज देंगे, या फिर जैसा हो कर लेंगे। आज का क्लास इतना ही। वीडियो अपलोड कर देंगे, तुम लोग देख लेना। कोई और दो लड़की एक्स्ट्रा आई है क्या, तो उसको भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जो एक्स्ट्रा आई है तो उसको हम ये नोट्स जो है सो दे देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय सर।